Hello everyone. Today we are going to start chapter 2 atomic structure. Okay. So अगर हम atomic structure की बात करें तो इसमें हमको बेसिकली एटम्स के बारे में और एटॉमिक थ्योरीज को कवर करना होता है। इसके अलावा हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कवर करना होता है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कवर करना होता है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ एटम्स को, तो एटम्स को हम सबसे पहले एटम वर्ड जो है वो जॉन डॉल्टन ने प्रपोज किया था 1808 में अपनी एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। और एटम जो है एक ग्रीक वर्ड एटोमस से मिलकर बना है या एटोमस से डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज अनकटेबल या अनडिवाइडेबल या इनडिविजिबल। ओके। तो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, वो एटम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स थ्योरी। ओके। अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है। और एटम की रेडियस की बात करें तो 10⁻⁸ तक एटम का रेडियस होता है। और इसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ओके। दिस इज फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर हम बात करें सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन को हम -e से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर -e0 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 1 चार्ज को दिखाता है और 0 मास को दिखाता है। तो टेक्निकली इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे जे थॉमसन ने बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी ने। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और वो निगेटिव चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके। या फिर हम रिलेटिव चार्ज की बात करें तो उस पर -1 का चार्ज होता है। मतलब हमने रिलेट कर लिया है 1.6 इंटू 10⁻⁹ को 1। तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1 का चार्ज होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.011 इंटू 10⁻31 केजी होता है। ओके। और अगर हम एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो 0.55 mg होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की, तो उससे ये प्रूव हुआ था कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। ठीक है। कहाँ से चलते हैं? कैथोड से चलते हैं। और कहाँ पर जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं। और एनोड के पीछे जो फ्लूरोसेंट मटेरियल होता है, फ्लूरोसेंट मटेरियल टेक्निकली ऐसा मटेरियल जो शाइन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो एनोड पर जो फ्लूरोसेंट मटेरियल होता है, वहां पर ये जाके स्ट्राइक करता है। ओके। अगर हम बात करें तो इसके पास कौन सा मोशन होता है? मैकेनिकल मोशन होता है। और ये हम कैसे आ, देख सकते हैं? तो हम इसके पास में एक व्हील रख के, पिन व्हील रख के देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो है एक्सरे प्रोड्यूस करता है। ठीक है। यहाँ तक बात करें तो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है चार्ज एंड मास रेशियो। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड मास रेशियो जे जे थॉमसन ने डिराइव किया था, जिसके अकॉर्डिंग चार्ज और मास का रेशियो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻⁻31 होता है। तो चार्ज मास का रेशियो जो होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए चार्ज बाय मास का रेशियो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। इसके बाद अगर सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, तो वो होते हैं हमारे प्रोटॉन्स। ठीक है। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने फ्रॉम द एनोड रे एक्सपेरिमेंट। सम टाइम आपको गोल्डस्टीन का भी नाम मिल जाएगा, बट प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने करी है, ऐसा माना जाता है। प्रोटॉन पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? तो जितना इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको अगर हम रिलेट करें तो +1 का पॉजिटिव चार्ज होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम यू में बात करें, तो यू इज यूनिफाइड यूनिट है। तो अगर
प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास जो होता है 1.0072 U होता है, या फिर अगर हम ग्राम में बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो टेक्निकली प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होते हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाय मास की रेशियो की बात करें तो ये 9.58 इंटू 10⁻⁴ है, जो टेक्निकली इलेक्ट्रॉन से कम है। ओके, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के एनोड रे की, तो एनोड रे भी स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है, बट ये हैवी होता है कंपेयर टू कैथोड रे। ओके, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो जो हमारा एनोड रे है वो जो बीच वाला स्पेस है वहां से ओरिजिनेट होता है, ना कि एनोड से, ठीक है। और ये भी मैकेनिकल मोशन चार्ज करता है, बट ई बाय एम का रेशियो हर एक गैस पर डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग होता है। क्यों ऐसा होता है? तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो सपोज मैंने हाइड्रोजन गैस ली ट्यूब में, ठीक है, और हीट दी, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पार्टिकल H+ है। सपोज मैंने हीलियम गैस ली, तो हीलियम गैस यहाँ पर क्या बनेगा? 2He, हीलियम गैस क्या बनेगा? He2+, और इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल हीलियम है और निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। अगर हम कोई और गैस ले लेंगे, नाइट्रोजन सपोज, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव पार्टिकल नाइट्रोजन 7+ है और निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो टेक्निकली हमारा पॉजिटिव पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है, ना कि प्रोटॉन्स है, ठीक है। प्रोटॉन के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, तभी ई बाय एम का रेशियो गैस पर डिपेंड करेगा और सबके लिए अलग अलग आएगा। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी 1932 में, और न्यूट्रॉन पर मास होता है प्रोटॉन के बराबर लगभग, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। उन्होंने बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल डाला था, हीलियम का न्यूक्लियस डाला था टेक्निकली, और उनको न्यूट्रॉन मिला था जिसका मास तो होता है बट चार्ज 0 होता है। इसके अलावा कुछ और भी एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं मैटर में या एटम्स में, लेकिन इनका कुछ ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। ये इनका कुछ फंडामेंटल यूज नहीं है, इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं एटम्स की प्रॉपर्टी में। तो अगर हम बात करें पॉजिट्रॉन्स की, तो पॉजिट्रॉन्स को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसके बाद न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, जिनके मास और नंबर ऑफ चार्ज बहुत कम होते हैं। मिजॉन होता है, एंटी प्रोटॉन होता है, ये सब आपको सिर्फ नाम देखने हैं। जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी वो डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी, जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था 1808 में। उसके बाद जो सेकेंड एटॉमिक मॉडल आया वो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, जिसको हम प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं, या फिर जिसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस मॉडल की, तो जैसे वाटरमेलन होता है हमारा, वाटरमेलन में पूरे उसमें मस्क होते हैं। तो मस्क जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसमें जो ब्लैक कलर की शीट एम्बेडेड होती है, वो शीट्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ये हमारा स्टैटिक मॉडल है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज उसके अंदर एम्बेडेड होता है। ओके, और इससे हमको पता चलता है कि एटम न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इक्वल प्रोटॉन्स और इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इसके अलावा इन्होंने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये हमारे मॉडल में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। इसको हम स्टैटिक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर एम्बेडेड है, वो चल नहीं रहे, तो इसको हम स्टैटिक मॉडल भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, जिसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर पार्ट खाली होते हैं उसमें। एटम्स के बीच में हाई डेंस पॉजिटिव चार्ज पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो रेडियस है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के अराउंड है, ठीक है। एटम का सारा मास न्यूक्लियर में इनसाइड द न्यूक्लियस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इनका ड्रॉबैक ये था कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, वो
न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी लूज करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज चल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की भी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए और उसको न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए, जिससे एटम खत्म हो जाना चाहिए। बट टेक्निकली एटम्स खत्म नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये इनके मॉडल का क्या था, ड्रॉबैक था। ओके, और क्योंकि एटम खत्म नहीं हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसके बाद हम बात करें एटम्स में, तो एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफाइन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम इज atomic number represented by Z, और mass number is total number of protons plus total number of neutrons। इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी एटम को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो X इज द सिंबल ऑफ एटम, A इज द मास नंबर और Z इज द एटॉमिक नंबर। तो अगर हम पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है तो Z के बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है तो Z के बराबर है फॉर अ न्यूट्रल एटम। और अगर मैं पूछूं इसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर है तो न्यूट्रॉन इज लाइक ए माइनस जेड। तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा ए माइनस जेड के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक, तो यहाँ पर हमारे कुछ हैं। जैसे सबसे पहले आइसो, आइसो मतलब सेम होता है। ठीक है, टॉप्स में पी कॉमन लेंगे तो क्या सेम है, प्रोटॉन सेम है। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है उनको आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गया, 1H1 जिसका नाम प्रोटियम है, 1H2 और 1H3। जो भारी आइसोटोप्स होते हैं वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटोप हो गए, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो जो भारी वाले हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो आइसोटोप्स मतलब ऐसे, टेक्निकली ऐसे स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। आइसोबार्स की बात करें तो आइसोबार्स का मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो जनरली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। जैसे 18Ar40, 19 कैल्शियम 40। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे आइसोटोन्स, टोन से एन निकालेंगे। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं उनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। इसके बाद आता है आइसोडायफर्स, जिसमें जिसमें जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है मास नंबर का और 2 इंटू एटॉमिक नंबर्स का वो सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोडायफर्स बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखो तो मास नंबर 39 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 19, तो ये हमारा 1 होगा, और ये 19 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 8। तो जो डिफरेंस है किनका, मास नंबर का और 2 इंटू एटॉमिक नंबर या 2 इंटू प्रोटॉन्स का, वो हमारा सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज लाइक इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं। आइसोस्टर्स भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तरह होते हैं, बट इसमें नंबर्स ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। जैसे कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वैसे ही इसमें नंबर्स ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, जबकि आइसोस्टर्स में एटम्स भी सेम होते हैं। तो सारे आइसोस्टर टेक्निकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एटॉमिक मॉडल, जिसको हम बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स का एटॉमिक मॉडल डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर बेस्ड है और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकता है। अगर हम बोर्स के एटॉमिक मॉडल की बात करें उससे पहले हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी पढ़नी है, जो किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी।
तो उन्होंने कहा था कि जब एनर्जी अपने सोर्स से बाहर निकलती है तो वो रेडिएशन क्रिएट करती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ एसोसिएटेड होती, मतलब ऐसी वेव्स जिसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएट होती है, उस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और उसमें उसकी स्पीड जो होती है सनलाइट की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, और उसको चलने के लिए या प्रोपगेशन करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सपोज अगर मैं यहाँ पर एक वेव बना रही हूँ, दिस इज अ कंप्लीट वेव। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक कंप्लीट वेव का डिस्टेंस इज वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है, एक पॉइंट से एक सेकेंड या एक मिनट में गुजरने वाले नंबर्स ऑफ वेव को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेव की स्पीड जो होती है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। So, wavelength represented by lambda, frequency represented by nu, velocity represented by v और c, और wave number nu bar is represented by nu bar. Okay. सबसे highest point of wave is known as crest और सबसे lowest point of wave is known as trough. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को क्रस्ट बोलते हैं, लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं। और हाइट ऑफ द वेव और डेप्थ ऑफ द वेव, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सभी वेव में अपने साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, तो वो एनर्जी जो होती है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और हम फ्रीक्वेंसी को हटाते तो एक हमारे पास कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं एच, और एच हेयर इज प्लांक्स कांस्टेंट। ओके, एच यहाँ पर क्या है, हमारा प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.26 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड होती है। अगर बात करें प्लांक्स कांस्टेंट की या फ्रीक्वेंसी की, तो न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, एच इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू एच सी और लेमडा। तो ये दो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, और इससे हमारा क्या होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम टेक्निकली वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला और ये हमारा जो प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर्स ऑफ जो वेव है वो n है या नंबर्स ऑफ क्वांटा n है, तो हमारा एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज अ ब्लैक बॉडी, द रेडिएशन इमिटेड इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी जो सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब भी कर सकती, सारी टाइप की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, सारे वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकती, उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। तो अगर हम किसी मेटल पर लाइट का फ्लो करते हैं तो वहां से जो हमारी एनर्जी इमिटेड होती है, काइनेटिक एनर्जी, मेटल के इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, उस एनर्जी के लिए, ठीक है, उस एनर्जी के लिए हमको चाहिए होता है वेव फंक्शन। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस डब्ल्यू नॉट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ओके, और दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, और एनर्जी बराबर हमारा क्या होता है, तो एनर्जी बराबर होता है एच न्यू। तो एच न्यू इज नॉर्मल एंड एच न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो हाफ एम बी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर बराबर इज इक्वल्स टू एच न्यू एंड न्यू नॉट। ठीक है, डब्ल्यू नॉट रिक्वायर मिनिमम एनर्जी टू रेडिएशन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है हमारा, वो दो टाइप के स्पेक्ट्रम शो करता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब लाइट पड़ती है तो इमिट होता है, तो उस समय इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, या इलेक्ट्रॉन जंप करता है अंदर की तरफ तो एनर्जी रिलीज करता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जिस चीज से हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, ये हमारी एक पर्दा जैसी लेयर है जिसपे हम स्पेक्ट्रम देखेंगे, और ये
इससे पास करके स्पेक्ट्रम देखेंगे, जिस चीज को पास करके स्पेक्ट्रम देखते हैं उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, जैसे कि प्रिज्म। ठीक है, और ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहाँ से हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम को, तो स्पेक्ट्रम को फिर से क्लासिफाई किया गया है। कंटिन्यूअस मतलब बैंड की तरह कंटिन्यू, डिसकंटिन्यूअस मतलब लाइन स्ट्रक्चर। ओके, कंटिन्यूअस इज बैंड और डिसकंटिन्यूअस इज लाइन। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो वो है हमारा बोर्स मॉडल। ठीक है, बोर्स मॉडल प्रपोज किया था नील बोर ने। ठीक है, 1931 में। और ये सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम और ऐसे स्पीसीज पे लगता है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो मतलब ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर काम करता है, जैसे He+, जैसे Li2+, जैसे सोडियम 10+, जैसे मैग्नीशियम 11+। ओके, और ये जो है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए काम करता है। ओके, अगर हम बोर मॉडल को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहे तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट क्या है इसका, तो मैं आपको एक पहले सिंपल सा बोर मॉडल समझा देती हूँ। तो बोर के अकॉर्डिंग हमारा ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स रहते हैं। क्योंकि हर एक प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है Z, और यहाँ पर E इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो न्यूक्लियस का चार्ज प्लस Ze होता है, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन होता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। बचे हुए पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। जहां पर एक इमेजिनरी सर्कुलर पाथ होता है, उस इमेजिनरी सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। मैंने फिर से बोला, ये इमेजिनरी सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस इमेजिनरी सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, और हम क्योंकि इमेजिनरी है तो हम कितना भी इमेजिन कर सकते हैं, इसीलिए जिस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं हम सिर्फ उसको देखते हैं, और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होना चाहिए। उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग बोर ने अपने ऑर्बिट का नाम रखा KLMNOPQ, जिसको हम n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ n जो है ऑर्बिट के नंबर है, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर की तरफ एक और फोर्स काम करता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो टेक्निकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में बराबर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है, ना तो इस तरफ गिरता है ना तो उस तरफ जाता है। ठीक है, जबकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वो अपोजिट है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ना तो अपना ऑर्बिट छोड़ के जाता है, और ना ही इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट जो टेक्निकली दूसरे की तरफ जाता है। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमता है तो ना तो वो एनर्जी रिलीज करता है ना तो एब्जॉर्ब करता है। तो अगर वो उस समय एनर्जी रिलीज भी नहीं करेगा और अब्सॉर्ब भी नहीं करेगा, तो उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। और जब वो उससे बाहर की तरफ जंप करता है तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड, और एक्साइटेड से वापस आता है तो हम उसको बोलते हैं डी एक्साइटेड ऑर्बिट। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स परमिशन ऑर्बिट वेयर इट डज नॉट गेन एंड लूज एनर्जी, और ऐसे ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। नंबर्स ऑफ वेव ऑर्बिट जो होता है सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट अपॉन वेवलेंथ के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सेकेंड ऑर्बिट के लिए ड्रॉ करना है नंबर ऑफ वेव, तो ये होगा। थर्ड के लिए ड्रॉ करना है तो 1 2 एंड 3 ऐसा होगा। ठीक है, फोर्थ के लिए तो 4 वेव। The electron can move only those orbits which have angular momentum as integral multiple of h upon 2 pi। ये हमने अभी अभी किया NH upon 2 pi। ठीक है, MVR जो यहाँ पर है एंगुलर मोमेंटम है और NH by 2 pi के बराबर होना चाहिए।
अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करना है तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पहले से दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है, दूसरे से तीसरे की ज्यादा होती है, तीसरे की चौथे से ज्यादा, तीसरे दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी पहले से ज्यादा होती है, तीसरे की दूसरे से ज्यादा होती है। तो हम बाहर की तरफ जाते हैं, अगर ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑर्बिट है तो एनर्जी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अगर अंदर से बाहर जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, और बाहर से अंदर आना है तो एनर्जी रिलीज करनी है। ठीक है, एनर्जी रिलीज करनी है। अगर हम बात करें कि एटम का सबसे स्टेबल स्टेट कौन सा होता है तो उसका ग्राउंड स्टेट होता है। और अगर हम बात करें उसमें वेलोसिटी कैलकुलेशन की तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज 2.165 into 10 to the power 6, z is atomic number, n is the orbit का नंबर, रेडियस इज इक्वल टू 0.53 into 10 to the power minus 10 n स्क्वायर बाय z, और एनर्जी की बात करें तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसके अलावा अगर एनर्जी चेंज की बात करें तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, जो एनर्जी चेंज होता है E2 माइनस E1 का सबसे ज्यादा होता है। अगर हम इसमें बात करें इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, तो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास 6 लाइंस होती है, जिसको हम लाइमर, बाल्मर, पाशियन, ब्रैकेट, पिफंड और हम्परी में डिवाइड करते हैं। और ये हमारा एक फॉर्मूला जिसको हम रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ पर आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1096700 होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। तो सपोज कि हमने ऑर्बिट बनाया, तो टेक्निकली हमारे पास 7 ऑर्बिट है। एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट और 7 ऑर्बिट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया N1, N2, N3, N4, N5, N6 और N7। ठीक है, ओके। तो अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका इमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, तो अगर वो 7 से निकल के फर्स्ट पे आ रहा है, 6 से निकल के फर्स्ट पे आ रहा है, 5th से निकल के फोर्थ पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, 4th से निकल के फर्स्ट पे आ रहा है, 3 से निकल के फर्स्ट पे आ रहा है, और 2 से निकल के फर्स्ट पे आ रहा है, तो N1 इज मिनिमम, जो कि 1 होता है। ठीक है, और N2 कितना भी हो सकता है, N2 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर N1 इज 1 तो उस सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, N1 अगर 1 है तो उस सीरीज को हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। और लाइमन सीरीज जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेज में होता है। ठीक है, सनलाइट के अल्ट्रा वायलेट रेज में होता है। अब सोचो कि उसने विजिबल रेज एब्जॉर्ब करी है, तो 7 से निकल के 2 पर, 6 से निकल के 2 पर, 5 से निकल के 2 पर, 4 से निकल के 2 पर, इस जो लाइन है उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज, जहां N1 जो होता है वो 2 होता है, और ये कौन सी लाइन में होता है, विजिबल लाइन में, तब लोअर एनर्जी लेवल इज 2। अगर बात करें 7 से निकल के 3 में, 6 से निकल के 3 में, 5th से 3 में, 4 से 3 में, तो उसको हम बोलते हैं पाशियन सीरीज। पाशियन सीरीज जहां पर N1 इज 3 होता है, और ये कौन सी लाइट में होता है, तो ये इंफ्रारेड में होता है। पाशियन के बाद आती है हमारी ब्रैकेट, जो 4 पर स्टार्ट होती है, तो N1 इज इक्वल्स टू लोअर एनर्जी लेवल इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये भी किस में होता है, इंफ्रारेड में होता है। ब्रैकेट के बाद होती है हमारी पी फंड, पी फंड। ठीक है, और अगर हम बात करें पी फंड सीरीज की, तो पी फंड सीरीज में भी हमारा N1 इज इक्वल्स टू 5 होता है, और ये भी इंफ्रारेड में होती है। और लास्ट जो 7 से निकल के 6 में आती है उसको हम बोलते हैं हम्फरी सीरीज, जिसमें N1 इज इक्वल्स टू 6 होता है, और ये भी इंफ्रारेड में होती है। तो ये स्पेक्ट्रम को जो हो वो हम बोलते हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, ओके। समरफुल एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल, उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ एंगुलर मोमेंटम जिसका भी इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई के, उसी में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है। ठीक है,
तो अगर जो n है वो 1 है और k जो है 1 है तो शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा। l के लिए शेप इक्लिप्स होगा, सर्कुलर होगा, फिर इलिप्टिकल होगा और इलिप्टिकल होगा। बोर थ्योरी का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि ये सिर्फ किस पे लगता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर, बट ये डबलेट और मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। इसने ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, और इसने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन नहीं किया, और इन्होंने ना जी मैन इफेक्ट और ना स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन किया। उसके लिए हमारे पास आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसमें हमारे एटम्स के डुअल नेचर को एक्सप्लेन किया गया है, जिसके लिए हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल दे ब्रॉगली प्रिंसिपल है। तो दे ब्रॉगली प्रिंसिपल एक्सप्लेन दैट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, उनमें दोनों नेचर होते हैं, मतलब वो पार्टिकल्स भी होते हैं और वो वेव भी होते हैं। तो दे ब्रॉगली ने वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग लेमडा इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, और लेमडा इज इक्वल्स टू एच पी। यहाँ पर पी हमारा क्या है, मोमेंटम है, और पी बराबर क्या होता है, एमवी होता है। mv is mass of electrons, oh sorry, mv is mass of electron, v is velocity of electron। तो यहाँ पर लेमडा दे ब्रॉगली वेवलेंथ है, ठीक है। और इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इट बिकम 2m एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम बाद में कर लेंगे। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इज समथिंग विच इज नॉट फिक्स। तो हमारा अगला प्रिंसिपल आया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पार्टिकल नेचर और डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन वेव नेचर, तो इनका जो मल्टीपल होगा वो या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा h/4 पाई के, या तो वो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा h/4 पाई के, ठीक है। इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को श्रोडिंगर वेव ने इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है, जो कि हमको सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हमारे पास आया था ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिट में क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर जहां इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या है, तो ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, बट ये इमेजिनरी है। ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स का घर है। अगर हम बात करें जनरली हमारे ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस के पास कितने ऑर्बिटल, एक, पी के पास कितने, 3, डी के पास कितने, 5, और एफ के पास कितने, 7। एफ के पास कितने, 7। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर हम बात करें एस सबसेल की, तो उसके पास सिर्फ एक स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है, जिसका शेप कैसा, सॉरी, जिसका शेप स्फेरिकल होता है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं एस सबसेल में। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों का नाम पी एक्स, पी वाई, पी जेड होता है, और सारे ऑर्बिटल में 2 2 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पी सबसेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं। डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स, जिसमें से ये 3 एक्सिस के बीच में होते हैं और ये दोनों एक्सिस पर होते हैं, ठीक है। और इन सब में भी 2 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो एफ ऑर्बिटल के पास 7, एफ सबसेल के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 7 ऑर्बिटल्स की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटली रह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें नोड्स की, तो हमारे पास 2 टाइप के नोड्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे रेडियल नोड्स और दूसरे होते हैं हमारे एंगुलर नोड, ओके। तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजीमुथल। अभी आप ऐसे याद कर लो कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है, ठीक है। l इज द एंगुलर नोड और n-1 इज टोटल नोड्स, ठीक है। n-1 इज टोटल नोड। अगर हम बात करें क्वांटम नंबर्स, तो क्वांटम नंबर is explain the position of electron in any atom, okay। quantum number explain position of electron in any atom। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन बाय नील बोर, डोनेटेड बाय स्मॉल एन, और ये आपको क्या बताता है कि सेल कैसा है, कौन सा सेल है, ठीक है। और यहाँ पर जो एन की वैल्यू होती है वो हमेशा इंटीजर होती है, इट कुड
it always be 1 2 3 4 5 like that way. एजीमुथल क्वांटम नंबर को समरफोल्ड ने दिया था, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर एन है तो 0 to n-1 तक होता है। एल एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। नंबर ऑफ सबसेल जो होते हैं एनर्जी लेवल के बराबर होते हैं। जैसे अगर एन 2 है तो कितने सबसेल आएंगे 2, और उनकी वैल्यू क्या होगी 2 0 और 1, एस और पी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो होता है -L2 + L तक होता है। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड स्मिथ ने दिया था, जो आपको बताता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ इट कुड बी अपोजिट ऑल्सो, क्लॉक एंटी क्लॉक का +½ और क्लॉक का -½ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको अबाव प्रिंसिपल ध्यान में रखना है। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल निकालते हैं n+n, ठीक है। और हम सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना। जिनकी एनर्जी बराबर होती है उनमें जिसका नंबर n कम होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर हम बात करें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये बोलते हैं कि किन्हीं भी सिंगल एटम के या सिंगल एलिमेंट के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मल्टीपल बराबर नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता है। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है आपको कि हमेशा हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल हो सबसे पहले हम सब में 1 1 भर दें और फिर पेयरिंग करें। ठीक है, जितना हो सके उनको सिंगल रखें। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइटिंग के सारे तरीके हैं। ओके, तो यहाँ तक थोड़ा ये क्विकली लेक्चर हो गया वन शॉट के लिए। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही कि अगर n इज 4 तो ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो अगर n 4 है तो l कितना हो सकता है, तो l हो सकता है 0 1 2 और 3। ठीक है, अब अगर l 0 है तो m कितना हो सकता है, तो 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 और +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2, 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। दिस इज ऑल पॉसिबल। ठीक है, और सबके में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो s सबके लिए +½ -½ ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4d3 तो n कितना होगा, तो n4 ये वाला। d के लिए l कितना होता है, तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2, l की वैल्यू 2 हो जाएगी। m क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2। इलेक्ट्रॉन भरेंगे 5 इसमें, 1 2 तीसरा वाला किस पे है 0 पर, और h इज इक्वल्स टू +½ ठीक है। तो ऐसे हम क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं। ओके, बात क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक की बात करें तो हम करेंगे SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 ठीक है, 3 4 5 6 4 और 5। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने आप भरते जाएंगे। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास आप भरते जाएंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।